गुड मॉर्निंग +2 क्लास। हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाफ लाइफ मेथड। आज हम आगे कोलिजन थ्योरी और अर्हेनियस इक्वेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द बेसिक कंडीशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज द कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग स्पीशीज। की रिएक्शंस कैसे होते हैं जब रिएक्टेंट स्पीशीज कोलाइड करती हैं, वो फॉर्मेशन करती हैं प्रोडक्ट की। द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रिक्वेंसी। और कितने कोलिजन पर सेकेंड होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं उसकी कोलिजन फ्रिक्वेंसी। अब जितने कोलिजन होंगे सारे की सारे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो जो कोलिजन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। द कोलिजन्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स। अब किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू मेक कोलिजन इफेक्टिव द स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट हैव अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थोड़ी सी उनके पास एनर्जी होना ज़रूरी है जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी कहाँ यूज़ होती है? ये यूज़ होती है जो रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए ये यूज़ होती है। अब अगर एनर्जी जो दी है वो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ में एनर्जी क्या होगी? एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली चीज़, जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और क्यों ये इंक्रीज़ करता है? दिस increases due to increase in number of effective collision। नंबर ऑफ कोलिजन्स नहीं इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। सेकेंड पॉइंट जो याद रखना है वो है द रिएक्शन रेट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करेगा तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब भी कभी रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड करेंगी वो बनाएंगी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी तभी होगी जब कोलिजन्स होंगे इफेक्टिव। अब इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ तभी होते हैं जब रिएक्टिंग स्पीशीज की एनर्जी या तो है इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर उससे क्या है? ज़्यादा है। बट बाई चांस ऐसा हो कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनकी एनर्जी है लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो क्या होगा? हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन कर सके। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी रिएक्टिंग स्पीशीज को प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कराने के लिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्टिवेशन एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू द रिएक्टिंग स्पीशीज in their normal energy state to make their energy equal to threshold energy। एक्टिवेशन एनर्जी मैथमेटिकली होती है इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी द रिएक्टिंग स्पीशीज इन देयर नॉर्मल एनर्जी स्टेट एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड रीच द बैरियर हुज एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो पहुंच गया जो हमारा एनर्जी बैरियर था। एनर्जी बैरियर जिसकी एनर्जी थी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। एट द बैरियर दे म्यूचुअली कंबाइन टू फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा? जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल बैरियर था, एनर्जी बैरियर, वहाँ पे जाके इसने एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको कि ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। द एनर्जी स्टेट रिप्रेजेंटिंग द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। इट इज़ क्वाइट अनस्टेबल एंड चेंजेस इनटू स्टेबल प्रोडक्ट। अब क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है तो वो एकदम से कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी लूज करके इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेशन एनर्जी गेन करके पहले बनाएंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो फर्दर क्या होगा? अनस्टेबल होने के कारण एनर्जी लूज करके लास्ट में क्या बना देता है? प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हुआ? रिएक्टिंग स्पीशीज पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट में चेंज हुई, फिर प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो गए इनटू रिएक्टेंट। अब पाथ इन्होंने सेम फॉलो किया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बीच में बना वो भी सेम था, बट जो एक्टिवेशन एनर्जी थी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की वो होती है दोनों के लिए डिफरेंट। फॉर एग्जांपल जैसे
एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी और जो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में उल्टा होता है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी क्या होती है, कम रिक्वायर्ड होती है। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए नेगेटिव होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ पे रिएक्टेंट के पास पहले ही ज़्यादा एनर्जी थी, थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी देके वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया और इसने फर्दर एनर्जी रिलीज कर दी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ गया। एंडोथर्मिक के केस में क्या था, रिएक्टेंट के पास कम एनर्जी थी, ज़्यादा एनर्जी देके वो चेंज हुआ इनटू प्रोडक्ट। इसमें रिएक्टेंट को एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड की है बट जो रिलीज इन एनर्जी है वो कम है, तो इसीलिए हम इसमें शो करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव साइन से। इसके साथ एक और बात, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, बट जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। 1889 में अर्हेनियस ने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव किया बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। इसको एक्सप्रेस करते हैं हम k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻ EA/RT, या फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो k इज इक्वल टू AE⁻⁻ EA/RT। इस इक्वेशन को बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे A जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, EA हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है और T है टेम्परेचर। एक और फॉर्म जिसमें अर्हेनियस इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं वो है log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R इंटू T2 माइनस T1/T1T2। अगर हमारे पास दो सिस्टम हैं, एक का रेट कांस्टेंट K2 है, दूसरे का K1 है, तो इस तरह से हम अर्हेनियस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। हमें पता है कैटलिस्ट ऐसे स्पीशीज होती हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो कैटलिस्ट हैं वो हेल्प करते हैं इन लोअरिंग द एनर्जी बैरियर फॉर द रिएक्शन, यानी कि जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड थी ये उस एनर्जी बैरियर को कम करवा देंगे, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर करने में ये हेल्प करवाते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी तो क्या होगा, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो जल्दी फॉर्म हो जाएगा, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो। अगर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जल्दी फॉर्म हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो जल्दी अकर कर जाएगा। तो इस तरह से मेन काम कैटलिस्ट का क्या होता है, इट हेल्प्स इन लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड दस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके साथ आपका यूनिट 4 खत्म होता है। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। That's all for today.